ब्यूटी कल्चर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कोड BC 204 टॉपिक वैनिशिंग क्रीम। माई सेल्फ अर्चना गुप्ता, लेक्चरर ब्यूटी कल्चर, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हमारा टॉपिक है वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम भारत में सबसे अधिक खपत इन्हीं क्रीमों की होती है। इसको लगाने से चेहरे पे चिकनाई नहीं आती, क्योंकि चेहरे पर लगाते ही त्वचा में प्रविष्ट हो जाती है। इस वर्ग की क्रीमों को स्त्री पुरुष प्राय नित्य ही प्रयोग करते हैं। यह ऑयली नहीं होती, इसीलिए इसे ऑयली स्किन पे यूज़ किया जाता है। यह स्किन को सॉफ्ट व स्मूथ बनाती है। इस क्रीम को लगाने के बाद चेहरे पर पाउडर लगाया जाए तो वह अच्छी तरह जम जाता है। इस क्रीम का मुख्य इंग्रेडिएंट साबुन और चिकनाई है। क्षार के लिए ट्राइएथेलोनोमाइन को भी काम में लिया जा सकता है, परंतु इससे क्रीम मुलायम बनती है। अतः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तैयार वैनिशिंग क्रीम ना तो अधिक सख्त होती है और ना ही अधिक मुलायम होती है। वैनिशिंग क्रीम बनाने के बाद 10 से 15 दिनों तक कांच, तामचीनी या स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रख देना चाहिए। इस अवधि में क्रीम में स्वतः ही एक प्रकार की चमक सी आ जाती है। इसके बाद सुगंध मिलाकर उपयोग में लेनी चाहिए। वैनिशिंग क्रीम बनाने के लिए हम दो विधि काम में लेते हैं, एक वाटर बाथ रेगुलेटर विधि और दूसरी डबल बॉइलिंग विधि। वाटर बाथ रेगुलेटर विधि से वैनिशिंग क्रीम बनाने से ये लाभ होता है कि इससे पदार्थ अधिक गर्म नहीं होता, आग लगने की संभावना नहीं रहती और थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल लगा हुआ होता है और टेम्परेचर की हमें जितनी आवश्यकता होती है उतने पे हम इसको सेट कर लेते हैं। और इस विधि में हमें कांच के बीकर और बाउल उपयोग में लेने चाहिए। डबल बॉइलिंग विधि, इसमें एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता या कलई के हुए बर्तनों को हम काम में नहीं लेंगे, हम स्टील के बर्तनों का प्रयोग करेंगे। इस विधि में थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। कॉस्मेटिक बनाने के लिए सेंटीग्रेड थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ये डॉक्टरी थर्मामीटर से 2.5 गुना लंबा होता है। डबल बॉइलिंग विधि में एक बड़ी भगोनी लेंगे, 2 छोटी भगोनी लेंगे। बड़ी भगोनी में थोड़ा पानी भर लेंगे और उसे आग पर रखेंगे। जब इसमें पानी गर्म हो जाएगा तो छोटी भगोनी इसमें इस ढंग से रखेंगे जिससे कि बड़ी भगोनी से भरे पानी पर टिका रहे, परंतु उसका पानी इस छोटे भगोने के अंदर ना आ सके। जब बड़ी भगोनी का पानी गर्म होगा तो वह छोटे बर्तन में रखा मिश्रण गर्म होकर पिघलना शुरू हो जाएगा। तेल व मोम को हम डबल बॉइलिंग मेथड में पिघलाते हैं और डिस्टिल वाटर में जो घुलनशील इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट विधि द्वारा गर्म करते हैं। डबल बॉइलिंग विधि और डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि को हम वाटर फेज भी कहते हैं, जिसमें कि हम डिस्टिल वाटर और वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं। और डबल बॉइलिंग विधि को हम ऑयल फेज विधि भी कहते हैं। इसके अंदर हम ऑयल और वैक्स को मेल्ट करते हैं। अब मैं आपको 100 ग्राम वैनिशिंग क्रीम बनाना सिखाऊंगी। स्टेरिक एसिड 20 ग्राम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1.4 ग्राम, डिस्टिल वाटर 74.6 ml, ग्लिसरीन 4 ग्राम, मिथाइल पैराबेन 0.02 ग्राम, परफ्यूम फ्यू ड्रॉप्स। विधि, स्टेरिक एसिड को डबल बॉइलिंग मेथड में पिघलने के लिए रख देंगे और डिस्टिल वाटर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलकर आग पर गर्म करने के लिए रख देंगे। इसमें ग्लिसरीन और मिथाइल पैराबेन भी डालेंगे। स्टेरिक एसिड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलकर इमल्शन बनाते हैं। दोनों का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर स्टेरिक एसिड में डिस्टिल वाटर वाले मिश्रण को पतली धार से डालेंगे और लगातार चलाते जाएंगे। वाटर सॉल्यूशन डालते समय ध्यान रखेंगे कि दोनों मिश्रण का तापमान 70 डिग्री हो और दोनों में से कोई भी मिश्रण ठंडा ना हो। अगर ठंडा सॉल्यूशन हम मिक्स करेंगे तो क्रीम अच्छे से नहीं बनेगी और हम लगातार उसको मिक्सर से चलाते भी जाएंगे। स्टेरिक एसिड, वैनिशिंग क्रीम में चिकनाई के लिए स्टेरिक एसिड को काम में लाया जाता है। यह सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है और वैनिशिंग क्रीम बनाने के लिए इसकी सबसे ऊंची क्वालिटी की प्रयोग की जाती है, जिसे ट्रिपल प्रेस्ड कहते हैं। स्टेरिक एसिड को किसी क्षार द्वारा न्यूट्रल किया जाता है, परंतु क्षार इतनी मात्रा में लिया जाता है कि स्टेरिक एसिड की पूरी मात्रा न्यूट्रल ना हो। अगर हम सभी स्टेरिक एसिड को न्यूट्रल कर देंगे तो बजाय क्रीम के साबुन बन जाएगा। सामान्यतः इन क्रीमों में 10 से लेकर 20% तक मात्रा में स्टेरिक एसिड का प्रयोग में लाते हैं। क्रीम के गाढ़ेपन पर स्टेरिक एसिड के अनुपात का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके क्षार की प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है, जो इसके बनाने में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्षार के लिए विशेष रूप से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को काम में लाते हैं। इसका ही दूसरा नाम कास्टिक पोटाश भी है। इसके स्थान पर क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा भी उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु इससे क्रीम कुछ सख्त बनती है। यदि इसी काम के लिए ट्राइएथेलोनोमाइन को उपयोग में लाया जाता है, तैयार होने वाली क्रीम अपेक्षाकृत मुलायम रहती है। इन दोनों की तुलना में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तैयार होने वाली वैनिशिंग क्रीम ना तो अधिक सख्त होती है और ना ही अधिक मुलायम। वैनिशिंग क्रीम बनाने के लिए स्टेरिक एसिड 192 ग्राम ले रहे हैं, तो क्षारों को एक दूसरे के बदले में तालिका में जो दिए जा रहे अनुपातों में हम काम में ले सकते हैं। जैसे किसी फार्मूले में कास्टिक पोटाश 56 ग्राम है, तो उसकी जगह हम 150 ग्राम ट्राइएथेलोनोमाइन को भी काम में ले सकते हैं। एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, कलई के हुए बर्तन क्षार के प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं।
परंतु लोहे, स्टेनलेस स्टील अथवा एनामल जड़े बर्तनों पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। अतः वैनिशिंग क्रीम बनाने के लिए अल्कली से अप्रभावित रहने वाले बर्तनों को काम में लाना उपयुक्त रहता है। ग्लिसरीन, वैनिशिंग क्रीमों में ग्लिसरीन अथवा ग्लिसरीन से बनने अन्य पदार्थ भी प्रयोग में लाए जाते हैं। क्रीम में 2 या 3% से अधिक ग्लिसरीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा चेहरे पर चिपचिपापन लाती है। इस ग्लिसरीन के बजाय हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को भी काम में ले सकते हैं, और इसकी बजाय हम कार्बोटोल को भी ग्लिसरीन के स्थान पे प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि ये चिपचिपापन नहीं देती, परंतु ये ग्लिसरीन से 2-2.5 गुना महंगी होती है। मिथाइल पैराबेन, जिसको कि हम प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग में लेते हैं। क्रीम की संरचना हम कितनी भी अच्छी बना रहे हों या कितनी भी सावधानी से बना रहे हो, जब तक हम उसे संरक्षित नहीं कर सकते तो वह कुछ समय बाद खराब हो जाती है। और सौंदर्य प्रसाधन में अधिकांश भाग में पानी प्रयोग में लिया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव डेवलप होते हैं और गंध करते हैं। इसलिए सौंदर्य प्रसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। वे रसायन जो एंटीफंगल और जीवाणुरोधी गुणों के कारण कॉस्मेटिक और औषधि उत्पादनों में उपयोग किया जाता है। फेस क्रीम और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में पैराबेन्स का उद्देश्य इनकी लाइफ को बढ़ाना है। मिथाइल पैराबेन के 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। ये कभी भी एलर्जी पैदा नहीं करते हैं, और दूसरा इनका मुख्य गुण यह है कि सौंदर्य प्रसाधनों को लंबे समय तक संरक्षित रखने में प्रभावी संरक्षक है। डिस्टिल वाटर, वैनिशिंग क्रीम बनाने के लिए हम डिस्टिल वाटर का उपयोग करेंगे। प्राकृतिक पानी में कई अशुद्धियाँ होती हैं। प्राकृतिक पानी का वाष्पीकरण किया जाता है। इस वाष्प को ठंडा करने से जो पानी प्राप्त होता है वह 100 ग्राम शुद्ध पानी या डिस्टिल वाटर कहलाता है, या 100% शुद्ध पानी या डिस्टिल वाटर कहलाता है। परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधनों में सुगंध का विशेष महत्व है। सुगंध मोहक होनी चाहिए, कॉस्मेटिक के रंग पर कोई हानिकारक प्रभाव न डाले। इसके लिए रोज़ ऑयल आदि का उपयोग किया जा सकता है, और किसी भी 2 परफ्यूम के मिश्रण से तैयार कंपाउंड को भी हम काम में ले सकते हैं। सुगंध की मात्रा को हम कम या अधिक करके हल्की या तेज सुगंध वाले कॉस्मेटिक भी तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।